नमस्कार। कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी दूसरे भाग एक हमने देखा। आज हम कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी का ही दूसरे इसका भाग दूसरा देखने जा रहे हैं, जिसमें हमने अब तक देखा कि सुनीता नाम की लड़की अपने पारिवारिक स्थिति को लेकर अपनी मनस्थिति को भी अभिव्यक्त करती है। उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका मानसिक द्वंद किस प्रकार है, पहले अंश में हमने देखा है। आज इस कहानी का दूसरा अंश आगे देखते हैं। वह इस प्रकार से है। कहानी दूसरे, कमलेश्वर। लेकिन यह सब फिर एक दिन धीरे से समाप्त हो जाता है और हर बात में दूसरे अनजान तरीके से दखल देने लगते हैं। तमाम लोग चुपके से घर में घुस आते हैं और उनकी अदृश्य निगाहों के इशारों पर पूरा घर चलने लगता है। वे फैसले करने लगते हैं, तब कहीं एकांत नहीं मिलता। पूरा घर जैसे धरती से ऊपर अधर में लटका रहता है और हर काम करते वक्त कोई अदृश्य व्यक्ति हाथ पकड़ लेता है। अपने एकांत में भी घर के हर व्यक्ति के साथ दो चार लोग खामोशी से छिपे बैठे रहते हैं, जो अपनी बात आते ही बोल पड़ते हैं। पिताजी कभी कभी तो बहुत परेशान रहते हैं, कभी कोई दूसरी नौकरी की बात सोचते हैं तो फिर घबरा कर रह जाते हैं। पैसों की ज्यादा तंगी होती है तो घर का इकलौता पंखा बेचने की बात उठती है। गर्मियों में किस्तों पर नया ले लेंगे, अभी तो काम निकल जाएगा। 50-60 तो इस पंखे के मिल ही जाएंगे। हर बार यही होता है। जब गर्मियां खत्म हो जाती है तो घर में अकेला वह पंखा ऐसा रह जाता है जिस पर सबकी नजरें जमी रहती है। और गर्मियां आते ही वह फिर जरूरी हो जाता है और चलने लगता है। और यूं ही वक्त कटता जाता है। जिन दिनों सुनीता कुछ कमा कर लाती होती है, उन दिनों शादी का नया ही रूप उसके दिमाग में उभरता है। शायद ऐसा होगा जो कहीं उसे मिल जाएगा और धीरे धीरे उसके चारों ओर समा जाएगा। इस शोरगुल से भरे एकांत से उसे अलग कर लेना, और तब वह माँ को बताएगी और उस पुरुष के आगमन से यह असुरक्षा का दौर समाप्त हो जाएगा। वह घर के लिए फैसले ले सकेगा और तब शायद घर में कुछ स्थितियां आ पाएंगी। धीरे धीरे पैर जमीन पकड़ने लगेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कभी नहीं। वह कोई एक कहीं सामने नहीं पड़ा, पर सुनीता को भरोसा है कि वह है और वह खुद भी कभी न कभी उस एक को खोज लाएगी। इसलिए उसे तब और बुरा लगता है जब कोई दूसरा आकर घर में माँ को बताता है, सुनीता को क्या रखा है, पुरुषोत्तम बाबू के लड़के से बात चलाओ। तभी उसे लगता है कि घर और भी बेचारा हो गया है। यह निर्णय भी उसके या घर के हाथ में नहीं रह गया है। होते होते यह फैसला भी कोई दूसरा ही करेगा और उसे सबको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए वह शादी से इनकार करती है। खुद अपना फैसला तो नहीं ले पाती, पर दूसरों के निर्णय का विरोध करती है और घर की असुरक्षा बढ़ती जाती है। हर दिन, सप्ताह, माह और वर्ष के साथ घर जैसे और भी बेचारा होता जाता है। बराबर दबाव बढ़ता जा रहा है और उस बढ़ते दबाव से संत्रस्त माँ और पिताजी घबरा घबरा कर अपनी बात कहते रहते हैं। अब तो सुनीता की शादी हो जानी चाहिए। यह निर्णय भी उनका अपना नहीं है, इसे भी दूसरों ने उनके ऊपर थोपा है।
इसलिए माँ पिताजी खुलकर सुनीता से कहते हुए कतराते हैं। वे उसे अपने निर्णय का रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते हैं पर दे नहीं पाते। लगातार कई महीनों से सुनीता बेकार है और शादी की बात कई बार तरह तरह से उठी है। बड़े बाबू की माँ कह रही थी कि उसकी नजर में एक लड़का है। चंदू का खत आया था, उसने किसी लड़के के बारे में लिखा है। यह भी लिखा है कि फौरन तय कर सकता है। श्यामलाल कहते हैं, लड़का मैं बताए देता हूँ, बाकी बातें आप खुद तय कर लीजिए। और कुछ मामूली सी कर्ज की जरूरत पूरी करने के लिए पंखे को अलग कर देने की बात फिर उठती है। सुनीता को रह रह कर लगता है कि इस फैसले को भी रोक नहीं सकती, उसके हाथ में कुछ नहीं है। और इस लंबे अरसे में जब से वह लगातार बेकार है, उसने और भी ज्यादा त्रस्त महसूस किया है, अपने को निहत्था बेकार अनुभव किया है। घर में किसी का रुख नहीं बदला है, फिर भी कमरों में चलते फिरते खाट पर लेटते या बैठते हुए उसे सब कुछ व्यर्थ सा लगता है। जैसे अब इस घर में चलना फिरना, आराम करना, यूं पड़े रहना सिर्फ वक्त काटना है और उसके किसी कार्य की संगति घर में नहीं रह गई है। अगर कोई ऐसी सर्विस मिल जाती, 200 दे सकती और पक्की होती तो शायद वह घर को अनिर्णय की स्थिति से निकाल लाती, अपना भी कोई निर्णय लेती और तब एकाएक यह पूरा घर उस बेचारगी से उबर आता जो उसके पूरे अस्तित्व को दबोचे हुए है। और तभी वह घर में अदृश्य रूप से घुसे हुए लोगों को निकाल सकती, उन फैसलों को उलट सकती जो दूसरों ने लिए हैं और लेते जा रहे हैं। घर में इतने ज्यादा दूसरे लोग छिप कर घुसे हुए हैं कि उन्होंने सुनीता का रहना दूभर कर रखा है, भाई बहनों का भविष्य तय कर रखा है और माँ पिताजी को इतना बेचारा बना रखा है। शादी से वो इनकार करती आई है, पर अपनी व्यर्थता का इतना गहरा एहसास उसे कभी नहीं हुआ। और एक क्षण को तो लगता है शादी से इनकार करने पर माँ पिताजी को इसी व्यर्थता का और कितना गहरा एहसास होता होगा। और यह लंबी बेकारी, सुबह शाम उसे यही डर बना रहता कि कब बात उठ आएगी। आखिर एक दिन जब पिताजी लौट आए थे और दोनों हाथ सिर के नीचे रखे सुने आसमान को खाली खाली देख रहे थे, तो चुपचाप माँ उनकी खाट की पाटी से लगकर बैठ गई थी। तुमने सुनीता से बात की? उन्होंने वैसे ही लेटे लेटे माँ से पूछा था। और यह सुनते ही सुनीता का दिल धड़कने लगा था। घर के कोनों अंतरोष में छिपे तमाम दूसरे पिताजी की बात को फैसले का रूप देने के लिए जमा हो गए थे। वे सब उन्हें घेर कर चुपचाप खड़े हो गए थे। वे अदृश्य लोग अंतिम फैसला दे चुके थे और पिताजी निहायत बेचारगी में उसे अपने फैसले का रूप देते हुए सामने रखने के लिए जैसे मजबूर थे। अभी तो नहीं की, माँ ने धीरे से कहा था। वह है कहा? पिताजी ने मालूम किया था। बुला लो? माँ ने पूछा था। हाँ, आखिर इतनी बड़ी है, उसकी बात का भी ख्याल रखना चाहिए। वह क्या चाहती है ना? उन्होंने माँ से कहा था। और सुनीता को लगा था कि यह कैसी दुखद और टेढ़ी स्थिति थी कि दूसरे के लिए हुए निर्णयों को हम अपना कहकर स्वीकारने को मजबूर थे। सुनीता, जरा यहाँ आना, माँ ने उसे पुकार लिया। तब पिताजी की खाट तक आते हुए उसे लगा था कि वह भी उन दूसरों में जबरदस्ती घुसी हुई है और आज बहुत हिम्मत बटोर कर पिताजी उससे पूछना चाहते हैं कि उसने उन्हें इतना मजबूर क्यों कर रखा है। शायद आज पिताजी विद्रोह करना चाहते हैं। वह चुपचाप पास आकर खड़ी हो गई थी। पिताजी वैसे ही लेटे हुए थे, खाली खाली आंखों से आसमान देखते हुए उन्होंने माँ से कहा था,
सुनीता को बता दो, इसकी राय भी ले लो। और तब माँ ने उसे अपने पास बिठाते हुए कहा था, तुम्हारे मामा ने एक लड़का देखा है, उन्हें पसंद है, वह जोर भी बहुत दे रहे हैं। तू तो जानती ही है कि तेरे मामा ने हम लोगों का हमेशा भला ही सोचा है, हर परेशानी में साथ दिया है। कहते हुए वह एक क्षण तो रुकी थी और सुनीता के दिमाग में न जाने क्यों एक बार फिर वही बात कौन कही थी। लड़का अच्छा है, नौकरी में है, 200 तनख्वाह पाता है, तेरे मामा को बहुत पसंद है। अगर तेरी राय हो तो हाँ कह दी जाए। फिर किसी वक्त सुबीते से तेरे पिताजी जाकर सब तय कर आएंगे, मैं भी देख आऊंगी। माँ बहुत संभाल संभाल और तौल तौल कर बात कर रही थी। सुनीता की आंखें नीचे जमीन में गड़ी हुई थी। पिताजी वैसे ही चुपचाप लेटे हुए थे और माँ अपना चश्मा उतार कर धोती से खूंटे से शीशे साफ करने लगी थी। एक क्षण के लिए सुनीता दुविधा में फंस गई थी और मन में कई बहुत भीतर एक हल्की सी आवाज गूंजी थी और सारी बातें बेतरह उलझ गई थी। उसकी आंखें बहुत डबडबा आई थी और आंसुओं को रोकते हुए उसने जैसे किसी दूसरे की आवाज में कहा था, जैसा आप लोग ठीक समझे। अरे, रोती है पागल। हल्की सी संतोष भरी मुस्कुराहट के साथ माँ ने प्यार से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया था और धीरे धीरे पीठ थपथपाती रहती थी। पिताजी ने वैसे ही लेटे लेटे गहरी सांस ली थी और एक हाथ से अपनी आंख को ढक लिया था। माँ उठकर रसोई घर में चली गई थी। सुनीता कमरे में लौट आई थी, जैसे सब एकांत चाहते थे, जो किसी के नसीब में नहीं था। और इस प्रकार यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।